अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इबादतगाह क़ानून की आइनी हैसियत पर गौर के लिए सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील। 12 दिसंबर को समाअत का फैसला। महाराष्ट्र के वज़ीर आला की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस ने लिया हल्फ। नायब वज़ीर आला की भी हल्फ बर्दारी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का हल्फ लेने से इनकार, कहा हमें ईवीएम पर शुबा है। अमित शाह और मोदी सिर्फ गंदी सियासत करते हैं, केजरीवाल का इल्जाम। कहा वज़ारत खारजा ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल तबाह कर दी। शाम में खाना जंगी के दौरान हिंदुस्तान की एडवाइजरी। कहा शाम के सफर से गुरेज करें, फंसे अफराद को मुल्क से निकालने हर मुमकिन इक़दामात का दिलाए यकीन। उमर खालिद को आज भी ना मिल सकी जमानत। 12 दिसंबर को होगी अगली समाअत। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों एक्ट 1991 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए खुसूसी 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है। यह बेंच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल है। समाअत 12 दिसंबर को सहपहर 3:30 बजे होगी। ये मामला पहले 5 दिसंबर को फेरिस में शामिल किया गया था, मगर वक्त की कमी के बाद समाअत नहीं हो सकी। अदालत इन दरखास्तों के साथ इन अपीलों पर भी गौर करेगी जो इस एक्ट की हिमायत में दाखिल की गई हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद ने इबादतगाह एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी करने की दरख्वास्त की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने इस एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों में मुदाखलत की अपील की दायर की है। मौलाना अरशद मदनी ने समाअत के हवाले से रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा, हमें यकीन है कि इंसाफ एक बार फिर सरबुलंद होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस आज असम्बली में ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया, जबकि शिवसेना बागी ग्रुप के एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बागी ग्रुप के अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला की हैसियत से ओहदे राजदारी का हल्फ लिया। इस मौके पर दीगर मुंतखब अरकान असम्बली को भी हल्फ दिलाया गया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाप्रती मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। मी एकनाथ संभाजी शिंदे विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात का नतीजा बरामद हुए तकरीबन 20 दिन हो गए, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें अब भी इस नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा है। लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और इसके लिए कई दलीलें भी पेश की जा रही हैं। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए आज शिवसेना यूबीटी के अरकान असम्बली ने ऐवान में हल्फ बर्दारी का भी बॉयकॉट किया। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने इस ताल्लुक से कहा कि हमने आज हल्फ बर्दारी तकरीब का बॉयकॉट किया है क्योंकि ईवीएम से जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है।
मुल्क के शाम में जारी खाना जंगी के दौरान हालात बदतर हो रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, शाम की मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को अगले नोट्स तक सीरिया का सफ़र न करने की हिदायत दी जाती है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि शाम में मौजूद हिंदुस्तानी शहरी दमिश्क में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने से राब्ता पैदा करें। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी मुमकिन हो फौरी तौर पर कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए शाम छोड़ दें। दीगर शहरियों को अपनी सरगर्मियों को महदूद रखने और अपनी हिफाजत यकीनी बनाने का मशवरा दिया गया है। We are closely following the situation. There are about 90 Indian nationals, we understand. There are also several Indians there who are working with UN organizations. Our embassy is in regular touch with our Indian nationals for their safety and security. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो हुकूमतें एक साथ चलती हैं। 10 साल पहले लोगों ने दिल्ली में हमारी हुकूमत मुंतखब की, हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली ठीक कर दी। लोगों ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को एक जिम्मेदारी दी जो कि अमन व अमान थी और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत और वज़ीर दाखिला की है। वज़ीर दाखिला कौन है? लोगों ने बीजेपी और अमित शाह को सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपी थी, इसमें भी हर तरह से नाकाम रहे। आज इन्होंने दिल्ली की हालत ख़राब कर दी है। वो सिर्फ गंदी सियासत करते हैं, इससे दिल्ली के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़कर उनसे कुछ ठोस इक़दाम की अपील करता हूँ। देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आज सुबह विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब घर वापस आ रहे थे तो भरी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आके उनके ऊपर 8 राउंड गोली चलाई। उनकी वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर न जाने कितने गैंग वॉर दिल्ली के अंदर, शूट आउट्स दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। आज ही उस विश्वासनगर की घटना के कुछ घंटे के बाद गोविंदपुरी में एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी गई। और उसी स्पॉट के ऊपर कुछ दिन पहले गोविंदपुरी में एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। दिल्ली के अंदर व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। उनको कॉल आती है, इतने करोड़ रुपए यहाँ पहुँचा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। एक मिठाई वाला है, उसको कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दो। जब उसने देने से मना कर दिया तो 2 दिन बाद उसकी दुकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चला दी। एक कार के शोरूम वाला है, उससे 5 करोड़ रुपए मांगे गए। जब उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। इस तरह से न जाने कितने मामले हैं। और इन सारे मामलों में जो शूटिंग करने वाले हैं उनको तो पकड़ लेती है पुलिस, मामला खत्म कर देती है, लेकिन जो फिरौती मांग रहा है, जो असली गैंगस्टर, जो मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबको पता है कि 11-12 गैंग हैं जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। एक को भी नहीं पकड़ पाए अभी ये लोग। तो महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के किडनैपिंग हो रही है, उनका रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां, उनके साथ छेड़खानी होती है। किसके पास जाएं? आज सीनियर सिटीजन्स हैं। मैं परसों वहाँ गया था पुष्पांजलि में, वहाँ पे एक 64 साल के बुजुर्ग की चाकू मार के हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स अपने आप को दहशत में हैं, व्यापारी दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। आज आप सड़क के ऊपर मोबाइल फ़ोन लेके नहीं चल सकते, कोई छीन के भाग जाएगा, चेन छीन के भाग जाएगा, आपका पर्स छीन के भाग जाएगा। स्नैचिंग की इतनी घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी की है संविधान के तहत। अमित शाह जी को कोई परवाह नहीं है। कहाँ है अमित शाह जी? सरकार है, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले जो सरकार होती थी आप लोग सरकार पे सवाल खड़े करते थे। इस पे ऐसे बयान भी आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। गिरिराज सिंह ने भी आज बयान दिया कि आपकी सरकार है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी दिल्ली में 2 सरकारें साथ साथ चलती हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल पहले लोगों ने हमारी सरकार चुनी। हमें कहा स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक किए। हमें कहा अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक किए। उन्होंने कहा बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक की।
लोगों ने एक जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार को दी, वो थी कानून व्यवस्था की, लोगों को सुरक्षा देने की, दिल्ली पुलिस की। वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह, अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। आप जैसे अभी कह रहे हो गिरिराज जी ने प्रश्न उठाया, तो वो प्रश्न वो भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, केवल राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इससे मेरे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ ठोस कदम उठाइए लोगों को सुरक्षा देने के लिए, बयानबाजी बंद कीजिए। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत से मुतालिक अर्जी पर समाअत के दौरान आज अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे खिलाफ तशद्दुद या फंडिंग का कोई इल्ज़ाम नहीं है। साथ ही उन्होंने तवील क़ैद मुकदमे की समाअत में ताख़ीर और मसावत की बुनियाद पर जमानत का मुतालबा किया। दिल्ली फिसादात मामले में तवील अरसे से क़ैद उमर खालिद के अलावा मीरा हैदर की तरफ से भी जमानत की अर्जी दाखिल की गई, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली पुलिस ने मुलजिमीन की दलीलों पर जवाब देने के लिए वक्त का मुतालबा किया है। अदालत ने अब इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। मुमताज़ यूट्यूबर व माहिर तालीम फैसल खान उर्फ खान सर ने भी पटना में तुलबा के BPSC एहतजाज में शिरकत की थी और इस मौके पर शोला बयान तकरीर की थी, जिसके बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खान सर की गिरफ्तारी के बाद तुलबा मुश्तइल हो गए और खान सर को फौरी रिहा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। तुलबा के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद बिहार पुलिस ने आज खान सर को रिहा कर दिया। याद रहे कि बेरोजगारी और मुसाबिकती इम्तिहानात के मामले में बिहार के तुलबा में शदीद बरहमी पाई जाती है। खान सर को जो डिटेन किया गया था, आपके सामने वो गाड़ी पर बैठकर थाना से निकल रहे हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनको ले जाया जा रहा है। छोड़ दिया गया है। रहमान सर भी अंदर में ही है सर? नहीं, अंदर में नहीं, अंदर में कोई नहीं, कोई सर वहाँ नहीं है। और बाकी इन लोगों को धरना स्थल खाली करना पड़ेगा। और तो BPSC के चेयरमैन का भी कुछ आ गया है। सर खान सर सामने हुए लगा, बोले तो ना खान सर को यहाँ से लेकर के कहाँ ले गए ये हमें पता नहीं है। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए। हिंद बांग्लादेश बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश से लगी हिंदुस्तानी सरहद पर सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि हुक्काम ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद के साथ दरअंदाजी की मुमकिना हॉटस्पॉट की निशानदेही की है और किसी भी गैर मजाज दरअंदाजी की निगरानी और इसे रोकने के लिए जदीद सेंसर्स नस्ब किए हैं। जी, हमारे लगातार हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान, उनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास भी आधुनिक हथियार हैं, उन हथियारों से हमारे कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग चल रही है और उनको बहुत कायदे से, बड़ी मेटिकुलस तरीके से पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए उनको लगाया गया है और उनको बिल्कुल सख्त हिदायत है कि किसी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना हो। वो प्रयास है हमारा और इस प्रयास में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। इसके लिए हमने वो एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ऐसी संभावना हो सकती है, वो उनको हमने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से भी लगातार अपने सेंसर्स लगा के, सर्वेलेंस सिस्टम्स लगा के हम अपना प्रयास करते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। हथियार हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमारे पास है, हमारा जवान फुली तरह से ट्रेंड है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार से कोई इन्फिल्ट्रेशन या एक्सफिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना होने पाए। चल रहे हैं कि कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है 2024 में? देखिए, ये जो इसकी फिगर है
ये एक अनुमान पे आधारित है, इसमें कोई भी पक्की खबर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई ऐसी घटना होती है तब पता चलता है कि भाई इस प्रकार से इस क्षेत्र में हो सकता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, लेकिन इसमें कोई पक्का अनुमान हमारे पास नहीं है। ड्रॉपिंग हो रही है, उसे लेकर क्या चिंता है? जैसे कि आप जानते हैं, हमने जगह जगह काउंटर ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं और वो अपने काम में सफल भी हैं। लगातार हमने वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो ड्रोन प्रोन एरियाज हैं, जहां ड्रॉपिंग जोन्स एडवर्सरी ने बना रखे हैं कि जहां पे हमें उसको गिराना है, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे FICN हो, चाहे वो आर्म्स हो। तो जिस प्रकार का भी उन्होंने क्षेत्र आइडेंटिफाई किया है, उसी प्रकार से हमने भी अपने आप को मुस्तैद किया है और अपने आप को उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में तैनात किया है और लगातार उसी मंशा से कि किसी प्रकार से कोई ड्रोन आकर कोई ड्रॉपिंग ना करने पाए। अगर यदि आता है तो उसको हमें जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जिसमें हम उसको जैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं। बहरिया नई जंगी जहाज तोशील के साथ आबी हुदूद की निगरानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जंगी जहाज मुतादिद रूसी और हिंदुस्तानी माहिरीन के साथ शिपयार्ड के सैकड़ों कारकुनों के मुसलसिल मेहनत का नतीजा है। बहरी जहाज की तामीर और तैयारी इस साल जनवरी से शुरू होने वाले वसी आजमाइशों के एक सिलसिले की कड़ी है। कमीशनिंग के बाद ये जंगी बेड़ा मगरबी बहरिया के कमान के तहत हिंदुस्तानी बहरिया मगरबी बेड़े में शामिल हो जाएगा और दुनिया के जदीद तरीन बहरी बेड़ों में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इबादतगाह कानून की आईनी हैसियत पर गौर के लिए सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील, 12 दिसंबर को समाअत का फैसला। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस ने लिया हल्फ, नायब वज़ीर-ए-आला की भी हल्फ बर्दारी। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का हल्फ लेने से इनकार, कहा हमें EVM पर शुबा है। अमित शाह और मोदी सिर्फ गंदी सियासत करते हैं, केजरीवाल का इल्जाम, कहा वज़ारत खारजा ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल तबाह कर दी। शाम में खाना जंगी के दौरान हिंदुस्तान की एडवाइजरी, कहा शाम के सफर से गुरेज करें, फंसे अफराद को मुल्क से निकालने हर मुमकिन इक़दामात का दिलाए यकीन। उमर खालिद को आज भी ना मिल सकी जमानत, 12 दिसंबर को होगी अगली समाअत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।